एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे बाय रूम में आती है तो वहां पर देखती है कि जियांग लिन उसकी बहन के साथ रोमांस कर रहा था। बाय की बहन जब जियांग लिन को ये कहती है कि तुम्हारे बाय यहाँ पर आ जाएगी तो वही देखकर क्या समझेगी, तो इस पर जियांग लिन यही कहता है कि उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ उसे खिलौने के तौर पर यूज कर रहा हूँ। भाई को इसके बारे में उसकी फ्रेंड ने पहले ही बता दिया था, लेकिन जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देखा था उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया था। जिस रात बाय ने अपनी आंखों से ये सब कुछ देख लिया था, उसी दिन उसकी मुलाकात एक और लड़के से हो जाती है। और वो उस लड़के को ये कहने लग जाती है कि पिछले 3 सालों से मैंने देखा कि तुम किसी लड़के के साथ नहीं हो, तो इसका मतलब है कि तुम सिंगल हो, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ डेट कर सकते हो। लेकिन बाय को भी इस वक्त और कोई खास समझ में नहीं आ रहा था, तो वो उसके रूम में एंटर हो जाती है, वहां पर ड्रिंक पीती है और लू को ये कहने लग जाती है कि तुम्हारा रोमांस करने के बारे में क्या ख्याल है। और फिर क्या, फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अब जैसे ही अगली सुबह वो जागती है तो देखती है कि लू वहां पर बैठकर सिगरेट पी रहा था, तो वो उसे ये कहने लग जाती है कि तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। फिर वो दोनों बैठकर बातें करने लग गए थे, जिसमें लू यही बताने लग जाता है कि मेरे नेफ्यू के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है। तो आगे से वो उसे ये बताने लग जाती है कि अगर मैं जियांग लिन की बात करूं, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि उसका रिलेशनशिप मेरी बहन के साथ है, ना कि मेरे साथ है। लोग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम फिर मेरे पास क्यों आ गई, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके खिलाफ मुझे टूल के तौर पर इस्तेमाल करो। तभी ही लोगों किसी की कॉल आ जाती है, तो वो कॉल पर झूठ बोल देता है। और ये सब कुछ देखने के साथ अब बाय थोड़ी सी खुश हो जाती है और उससे ये कहने लग जाती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुमने मेरी खातिर झूठ बोला। तो लू से कहता है कि अब तुम इस बात को अपने सर पे मत चढ़ा लेना और मुझसे कोई खास उम्मीद मत रखना। ये कहते साथ ही वो वहां से चला गया था। और उसके जाने के बाद ही लू पीछे से थोड़ी सी मुस्कुराने लग जाती है। अब जैसे ही वो ऑफिस में गई थी कि तभी एक लड़की उसके पास आकर एक फाइल देती है, जो कि जाकर उसने मैनेजर लू को देनी थी। तो वो फिर वही फाइल जाकर मैनेजर लू को देती है और उसके ऊपर मैनेजर लू अपना साइन करता है। और फिर क्या, फिर वहीं पर वो उसके साथ रोमांस भरी बातें करने लग जाती है। लेकिन लू तो उस वक्त बिल्कुल भी रोमांस करने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती है और जाते हुए ये भी कहने लग गई थी कि कल रात को काफी मजा आया था। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद जैसे ही लोग घर पहुंचते हैं तो वहां पर उसकी बहन श्याओ खड़ी हुई थी और उसकी मॉम खड़ी हुई थी। और उसकी बहन श्याओ यही पूछती है कि भाई तुम रात को कहाँ पर थी, तो इस पर वो भी आकर से ये कहने लग जाती है कि तुम्हारे बारे में क्या, तुम कल रात को कहाँ पर थी। ये बात सुनने के साथ ही उसकी बहन वहीं पर चुप कर जाती है। फिर उसकी मॉम उसे कुछ बातें सुनाने लग गई थी, जिसकी वजह से बाइक को काफी गुस्सा आ गया था और वो मॉम को थप्पड़ दे मारती है। जिस पर श्याओ को काफी गुस्सा आ गया था और वो बाय को ये कहने लग जाती है कि अगर तुम ऐसा ही करती रहो तो इस सब के बारे में मैं जाकर डैड को बता दूंगी। बाय को इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, तो वो वहीं पर अपनी बहन को खरी खरी सुनाकर वहां से चली गई थी। और बाद में हमें ये मालूम होता है कि श्याओ उसकी सगी बहन नहीं थी और ना ही उसकी मॉम उसकी असली मॉम थी। उसकी असली मॉम हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी, तो वो जब अपनी मॉम की देखभाल करने के लिए जाती है तो उसकी मॉम ने उसे यही कहा था कि मैंने तुम्हारा रिश्ता कहीं और करवा दिया, तुम्हें इससे खुश होना होगा। और ये सारी बातें वो काफ़ी इमोशनल होकर कह रही थी, और ये सारी बातें सुनने के साथ वहीं पर बैठी हुई बाई भी काफ़ी इमोशनल हो गई थी। और यही उसकी मॉम के आखिरी अल्फाज थे, इसी के साथ उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। इन सारी बातों को याद करने के साथ बाई काफ़ी इमोशनल हो गई थी कि तभी उसे किसी और की नहीं बल्कि लू की कॉल आ जाती है, जो कि उसे मिलने के लिए बुलाता है। और वो वहां पर दोस्त के साथ बैठा हुआ था, उसका दोस्त काफी मुंह फट था। जैसे ही वहां पर पहुंचती है तो लू से अपने पास बैठने का कहता है, तो वो जाकर उसके पास बैठ जाती है। तो वहीं पर बैठा हुआ लू का दोस्त ये कहने लग जाता है कि ये तो कुछ 3 महीने के बाद शायद तुम्हारे नेफ्यू के साथ शादी करने वाली है ना, तो इसका और तुम्हारा क्या चक्कर चल रहा है। फिर वही बंदा ये भी पूछने लग जाता है कि क्या भाई तुम्हें पता है कि इसके जो गर्दन पे निशान है कल रात को ही शायद आया है, तो ये किसी लड़की के साथ था क्या। तो आगे से बैग कहती है कि मुझे इसके बारे में क्या पता। तो ये बात सुनने के साथ लू थोड़ा सा शॉक्ड था। उसकी ये बात सुनने के साथ लू के दोस्त को थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो ये कहने लग जाता है कि कहीं ये तुम दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा, कल तुम दोनों ही तो रात को एक साथ नहीं थे। लू ये सुनने के साथ अपने दोस्त को कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद कर दो। जबकि अभी तक भी लू के दोस्त आहसान को यकीन नहीं आ रहा था, वो अभी भी यही कह रहा था कि मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों कल रात एक दूसरे के साथ ही थे। तो इस पर आगे से बाय भी ये कहने लग जाती है कि आहसान तुम इसके बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम्हें पता है ना कि इसके नेफ्यू के साथ मेरी शादी होने वाली है। फिर वो वहां पर काफी देर तक बैठे रहते हैं और इस तरह आपस में बातें करते रहते हैं और ड्रिंक भी पीते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी ड्रंक भी हो गए थे।
हम ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से जैसे ही बाइक कार जाने लगती है कि तभी वो नीचे गिरने वाली थी, तो लू से नीचे गिरने से बचा लेता है और कहने लग जाता है कि ये मैं हूँ। अब लू की इन हरकतों से ये बात तो ज़ाहिर हो गई थी कि वो अब बाइक से प्यार करने लग गया था। वो उसे ये भी कहता है कि तुम अपनी एंगेजमेंट को कैंसिल कर दो। लेकिन बाय भी उसे ये बताने लग जाती है कि मुझे 2 दिन पहले पता चला कि जिससे मैं बचपन से प्यार करती थी वो मेरी बहन के साथ ही रोमांस करता रहता है। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और बिल्कुल लू के साथ रोमांस करने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो उसे वहीं पर छोड़कर फिर वहाँ से चली जाती है और पीछे से लू मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो अपने नेफ्यू जियांग को कॉल करता है और उसे ये कहने लग जाता है कि कल हम एक फैमिली डिनर करने वाले हैं। तो इस पर जियांग भी उसे ये कहता है कि ठीक है, मैं भी वहाँ पर आऊँगा और अपनी जियाफ को भी लेकर आऊँगा। वो सारे लोग अपने डिनर पर बैठे हुए थे और वहीं पर लो का डैड उसे ये कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि भाई तुम्हारे ही ऑफिस में काम करते थे, तुम इसका वहाँ पर अच्छे से ख्याल रखना। तो इस पर लोग कहता है कि आप इस बात की फिक्र ही मत करें। और वहीं पर बैठा हुआ जियांग लिन भी अपनी इसी गर्लफ्रेंड की तारीफें करने लग जाता है और ये कहने लग जाता है कि ये तो बहुत ही अच्छी है। और वहीं पर बैठा हुआ लू ये सारी बातें सुनकर मुस्कुराने लग जाता है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि ये उससे कितना प्यार करता है। फिर जब लू के डैड ये कहते हैं कि तुम्हें तो पता ही है ना कि अब जियांग और इसकी अगले 3 महीनों में शादी होने वाली है, कि तभी ही आगे से वो भी ये कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता कि हमें पहले शादी करनी चाहिए। आपको तो पता है कि लू अभी तक सिंगल है, तो इसकी क्यों ना पहले शादी करवा ली जाए। और वो नीचे से उसे तंग भी करती रहती है और ये भी कहती रहती है कि कहीं ये तो नहीं है कि अंकल लू को लड़कियां पसंद ही नहीं है। तो इस पर लोग कहने लग जाता है कि मुझे लड़कियां तो पसंद हैं, लेकिन वो लड़कियां जो कि काफ़ी बोल्ड होती हैं वो तो ज़रा बराबर भी नहीं पसंद। जियांग वहीं पर बैठा हुआ दोनों की ये बहस सुन रहा था कि तभी ही उसकी नज़र गर्दन पर पड़ जाती है और ये कहने लग जाता है कि ये निशान कैसा है। तो इस पर बायो से ये बताने लग जाती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा ये निशान मॉस्किटो के काटने की वजह से है, मेरी स्किन कितनी सेंसिटिव है। लगता है कि तुम मुझ पर शक करने लग गए हो। कि तभी ही जियांग वहीं पर बैठकर कहने लग जाता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो फिर ये कहने लग जाती है कि तुम मुझ पर शक करना शुरू कर चुके हो, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा। अब तुम्हारा मेरे ऊपर से भरोसा उठ चुका है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। तो वो जो 3 महीने के बाद हमारी एंगेजमेंट होने वाली है वो फिलहाल मैं कैंसिल करती हूँ। इतना सुनने के साथ लोग मुस्कुराने लग जाता है, तो वहीं पर बैठा हुआ जियांग उसे ये कहने लग जाता है कि तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो। कि तभी उसे किसी की कॉल आ जाती है और ज़रूर वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि श्याओ की होगी। और ये सुनने के साथ ही वो अपने डैड को कहता है कि लगता है कि मुझे अब जाना होगा। भाई को भी तो अब किसी ने घर छोड़ना था, तो उसे घर छोड़ने के लिए कोई और नहीं बल्कि लू तैयार हो जाता है। जैसे ही वो दोनों गाड़ी में बैठे थे कि तभी वो फिर एक दूसरे के साथ रोमांस करने लग जाते हैं। अगले दिन जैसे ही वो ऑफिस गई थी तो वहां पर देखती है कि लू उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही लू है जो कल रात को उससे मिला था। वो बैठकर अपना काम कर रही थी कि तभी एक लड़की उसके पास आती है, उसे कहने लग जाती है कि तुम्हें जाकर एक रिपोर्ट मिस्टर लू को देना होगी। तो उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो वो मिस्टर लू को रिपोर्ट देने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है। वो फिर वहां पर खड़ी होकर उससे रोमांटिक भरी बातें करने लग गई थी, जिस पर लू उससे कहने लग जाता है कि अब तुम सीरियस हो जाओ, ये ऑफिस का टाइम है। तो वो आगे से ये कहने लग जाती है कि मैं सीरियस ही हूँ। बस इतना सुना था कि फिर लू उसे पकड़कर अपने वहीं पर लिटा लेता है और उसे किस करने लग जाता है। कि तभी ही ऊपर से जियांगलन पे आ जाता है और ये सब कुछ देखने के साथ वो ये कहने लग जाता है कि क्या तुम चाहती हो कि अब जियांगलन को पता चल जाए कि हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप चल रहा है। लेकिन बाय का फिलहाल ऐसा कोई भी मूड नहीं था कि वो जियांग को बता दे कि उन दोनों का अभी तक रिलेशनशिप चल रहा है। तो उससे आने से पहले ही वो बेस के अंदर छुप जाती है। हम जियांग वहां पर आ गया था और वो अपने अंकल से यही बातें करते रहता है कि मैं उसके लिए कुछ लेकर आया हूँ। और फिर वहीं पर नीचे से बैठी हुई बाया उसे काफी तंग करने लग जाती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी खराब होना शुरू हो गई थी। वो दोनों वहां पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। फिर जियांग ये कहने लग जाता है कि आपके रूम से मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो इस पर लू से ये कहने लग जाता है कि इसकी स्मेल आएगी ना, तुम्हें तो पता है कि वो मेरी असिस्टेंट है, तो वो मेरे रूम में आती जाती रहती है। फिर जियांग उससे ये पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि भाई इस वक्त कहाँ पर है। तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर भाई की देखभाल करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो अपने कहीं काम में मसरूफ होगी। तो जियांग कहता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं फिर उसे कॉल करता हूँ। वो जब कॉल मिलाता है कि तभी नीचे से बैठी हुई बाय अपने फ़ोन को ऑफ कर देती है। ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया था कि आखिर उसने अपना फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर दिया। जियांग को शक हो गया था कि मेज़ के नीचे कुछ तो है, तो वो आगे बढ़कर मेज़ के नीचे चेक करने लगता है कि तभी लू अपनी जगह पर खड़ा होकर ये कहने लग गया था कि नीचे मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है, तो तुम्हें अब यहाँ से जाना होगा, तुम जाकर क्यों नहीं बाय से मिलते। तो जियांग ये सुनने के साथ बाहर चला गया था। जैसे ही वो बाहर जाता है कि तभी ही बाय फिर मेज़ से नीचे ऊपर आ जाती है।
तो लू फिर उसे ये कहने लग जाता है कि क्या तुम अब भी ये सब कुछ जारी रखना चाहती हो? तो आगे से वो उससे ये कहती है कि अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसे कंटिन्यू रखना चाहते हो तो मुझे इससे क्या दिक्कत हो सकती है। वो उससे अपना फ़ोन लेकर फिर बाहर आ गई थी। तो जब जैसे भाई को दोबारा जियांग की कॉल आती है तो वो कॉल अटेंड कर लेती है। तो आगे से वो ये कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की, तुम कहाँ गायब थे? तो आगे से वो ये कहने लग जाती है कि मैं काम के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और कुछ नहीं। जब उन दोनों की बातचीत एंड हो जाती है तो वहीं पर बैठी हुई शियाओ फिर जियांग को ये कहने लग जाती है कि तुम्हें तो पता ही है ना कि वो तुम्हें चीटिंग कर रही है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ शादी करोगे, तो फिर उससे क्यों बात करते रहते हो? तो जिस पर आगे से जियांग शाओ को ये कहना लग जाता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है कि जो मुझ पर चीट करेगी। तो शाओ ये सारी बातें सुनने के साथ उसे ये कहना लग जाता है कि अगर तुमने उसके साथ अपना रिलेशनशिप खत्म ना किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर लूंगी। अब जियांग लिन ने उसे एक होटल के रूम में बुलाया था। जैसे वह वहां पर पहुंचते तो वो रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त वह का जरा बराबर भी मूड नहीं था। तो वो उसे ये कहती है कि पहले क्यों ना मैं शावर ले लूं। तो वो जैसे वॉशरूम में आई थी तो वहां पर सीधा लू को कॉल करती है और ये कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से होटल के इस रूम में पहुंच जाओ, क्योंकि यहाँ पर जियांग लिन ने मुझे बुलाया है और उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। जिस पर लू ये कहकर फोन काट देता है कि ये तुम्हारा मसला है, तुम ही को इसे सुलझाना होगा। भाई ये बात तो जानती थी कि लू उसे बचाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगा कि तभी ही लू जियांग लिन को कॉल करता है और उसे ये कहना लग जाता है कि हमें एक बिजनेस ट्रिप पर जाना होगा, अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम उसे मेरे पास भेज दो। वो बाइक की बात कर रहा था और इसके बारे में जियांग भी जानता था कि वो अपने अंकल को मना नहीं कर सकता। अब लू बाय को लेने के लिए दरवाजा के करीब पहुंच जाता है और ये कहता है कि बाय तुम जल्दी से आ जाओ। तो वो जल्दी से तैयार होकर बाहर जाने लगती है कि तभी जियांगलिन उसका हाथ पकड़ लेता है और ये कहने लग जाता है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, और इसके लिए वो अंकल को भी कहता है कि अंकल आप इसका अच्छे से ख्याल रखिएगा। वो दोनों जैसे लॉबी में पहुंचे तो वहां पर वो उसे कहने लग जाती है कि तुमने तो मुझे फोन पर कहा था कि तुम इस मामले में नहीं आओगे, मुझे इस मामले को समझाना होगा, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए? तुम सच में डबल फेस आदमी हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो इसलिए 15 मिनट के अंदर अंदर तुम यहाँ पर आ गए? जब वो दोनों गाड़ी में जाते हैं तो वहां पर लू बाय से ये पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। तो इस पर आगे से बाय से ये कहती है कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर जाना चाहती हूँ। वो दोनों अब उसके घर पहुंच गए थे। तो अगले दिन हम देखते हैं कि सीधा जियांग उसके असिस्टेंट के पास गया था और वहां पर जाकर पूछता है कि मैंने सुना है कि बाय और लोग बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो आगे से वो बताती है कि नहीं, वो किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए। तो जियांग ये बात सुनने के साथ ये कहता है वो अच्छा, तो मुझे सब कुछ समझ में आ गया। तो फिर वो सीधा ही लोगों को कॉल करता है और ये कहने लग जाता है कि जहाँ तक मुझे पता चला तुम दोनों बिजनेस ट्रिप पर नहीं गए हुए हो। तो आगे से फिर लो यही कहने लग जाता है कि ऐसी बात नहीं है, हम दोनों लॉन्ग ट्रिप पर गए हुए हैं, तो तुम्हें किसी बात की भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी वाइफ पर शक नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता ना कि तुम्हारी उसके साथ शादी होने वाली है। और यही बातें कहकर वो फिर फ़ोन को काट देता है। अब कॉल तो कट चुकी थी तो फिर लू जाकर भाई को ये कहता है कि हम जिस बंदे से मिलने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो फिर वो तैयार हो जाती है और फिर वो दोनों ही उसी बंदे से मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ पर उन्होंने बिजनेस के बारे में बात करना थी। बिजनेस के बारे में बात करने के बाद जैसे ही वो दोनों उस रूम से बाहर आते हैं तो वहां पर देखते हैं कि कोई और नहीं बल्कि जियांग लिन शियाओ के साथ वहीं पर मौजूद था। वो जैसे ही उन दोनों को देखता है उसी के साथ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था तो वो अपना हाथ छुड़वा लेता है। शियाओ फिर बाय को देखने के साथ यही कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो इस पर आगे से बाय से ये बताने लग जाती है कि लू मेरा बॉस है और बिजनेस ट्रिप के सिलसिले में हम अक्सर ही एक दूसरे के साथ आया जाया करते हैं, तो इसलिए मैं इसके साथ यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आई हुई हूँ। लेकिन तुम्हारे बारे में क्या, तुम मेरे फैंसी के साथ क्या कर रही हो? यांगलिंग ये सारी बातें देखने के साथ ये कहता है कि भाई मुझे तो सारा कुछ समझाने दो, लेकिन वो आगे से हाथ छुड़वा कर ये कहती है कि हम यहाँ पर बिजनेस ट्रिप पर आए हुए हैं तो हमारे लिए कोई तमाशा क्रिएट मत करो, और वो लू से के साथ वहाँ से चली जाती है। शियाओ उन दोनों को इस तरह देखने के साथ यांगलिन को यही बताती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहन और तुम्हारे अंकल लू का कुछ तो चल रहा है। जबकि आगे से वो ये कहने लग जाता है कि तुम अब इसके बारे में बात मत करो, और वो इसको लेकर काफी परेशान था क्योंकि वो ये सब कुछ उसके साथ एक्सप्लेन करना चाहता था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।